तो कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था आपका? चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था आपका, ठीक है। देखो बेसिक हमने कल पढ़ लिया था। कॉस्ट का मतलब क्या होता है केशव? उसका मतलब मनी, कोई भी चीज़ या किसी चीज़ पे कुछ लगना, पैसा वगैरह। नहीं, कॉस्ट हाँ वैसे ही है, पर अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे अगर सपोज कोई भी चीज़ हम कमोडिटी बना रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, कुछ आपके फिक्स्ड कॉस्ट रहते हैं, कुछ आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। सपोज अगर मैं कोई इंडस्ट्री बना रहा हूँ, मेरे पास आइसक्रीम की कोई दुकान है, आइसक्रीम की कोई इंडस्ट्री है, तो पहले सबसे पहले पास मेरे पास कौन सा कॉस्ट लगा आपका? रेंटल कॉस्ट। जो मेरा रेंट या तो किराए के इसमें होगा या तो फिर मेरी कोई पर्टिकुलर क्या होगी, खुद की एक लैंड वहाँ पे मेरा सेटअप होगा, तो वो मेरा जो रेंटल है या जो मेरा खुद का लैंड है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और फिर क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट, मैं वर्कर्स कभी कम कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं अपन? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब होता है आपका एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होना। वो डिपेंड करता है आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे भी एंड वेरिएबल कॉस्ट पे भी। फिक्स्ड कॉस्ट पे वेरिएबल करता है, और किस पे? आपके वेरिएबल कॉस्ट पे भी। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगे? जैसे सपोज आपका लैंड या मशीन, ठीक है, ये होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल क्या हो सकता है आपका? लेबर, रॉ मटेरियल आपके चेंज हो सकते हैं ना। अभी रॉ मटेरियल आपका क्या है, नेक्स्ट आपका रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है। तो कॉस्ट आपके वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल कॉस्ट में आपके चेंज हो सकते हैं। फिर कॉस्ट का हमने फंक्शन भी पढ़ा था। क्या होता है कॉस्ट फंक्शन? C इज इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ Q और X, वेयर C क्या है आपका? कमोडिटी, फंक्शन ऑफ Q क्या है आपका? क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी। फिर हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में? हमने क्या पढ़ा था आपके? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहला कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था आपका? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट, ठीक है। इस लेक्चर के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे आपके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ड्राइव फाइल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखिए रियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सपोज मैं किसी चीज को बना रहा हूं, कोई भी चीज को, तो मैं खुद एक ओनर हूं। मैं खुद क्या हूं? एक ओनर हूं। मैं किसी चीज को बना रहा हूं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूं, तो मेरा इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों चीजें लग रही है, ठीक है। सपोज मैं ही फिजिकली पूरा आगे काम कर रहा हूँ, मेंटल टेंशन भी मैं ही ले रहा हूँ, तो ये कॉस्ट जिसको हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते, ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट में आपके क्या क्या आएगा? आपका फिजिकल और मेंटल, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। इट इज नॉट रिलेटेड टू मनी, इट इज नॉट रिलेटेड टू मनी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट। और इसी को हमने दूसरा नाम क्या किया था? ये सब्जेक्टिव है आपका। कैसा है? सब्जेक्टिव। हमने कहा था कि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए सुबह उठ के काम करना अच्छा होता है, किसी के लिए रात तक काम करना अच्छा होता है। तो पर्सन टू पर्सन क्या करता है आपका? वेरी करता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन क्या करता है आपका? वेरी करता है। वेरी गुड। फिर दूसरा कॉस्ट था हमने पढ़ा था, वो था आपका सोशल कॉस्ट। वेरी गुड। दूसरा क्या था आपका? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज को सेटअप कर रहे हैं तो सोशली आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? सोशल कॉस्ट। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते थे? आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो था, इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एयर, वाटर, नॉइस, इन टर्म्स ऑफ एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं नॉइस को कैसे मेजर करते हैं? नॉइस को कैसे मेजर करते हैं? नॉइस को मेजर करने की एक यूनिट है जिसका नाम है डेसिबल। क्या नाम है? डेसिबल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल में 50 डेसिमल के ऊपर परमिट नहीं रहता आपका। सपोज जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री है वो 60 डेसिबल पे काम कर रही है, तो आपके जहाँ पे पर्सन लोग रहते हैं, जो आपकी लोकेलिटी है, वहाँ पे 40 डेसिमल के अंदर क्या होना चाहिए? आपकी वॉइस, ठीक है। इसलिए जितनी भी फैक्ट्रीज है वो आउटसाइड तक कहाँ होती है? आपकी सिटी। जहाँ पे पर्सन रह रहे हैं वहाँ पे 40 डेसिबल के अंदर। जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, उस वहाँ पे तो 20-30 डेसिबल की वॉइस को अलाउ करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, अब इंडस्ट्री में तो 60-70 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर मैंने बोला आपके यहाँ कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है और आपका कोई लॉन है हॉस्पिटल के पास में, तो वहाँ पे आप डीजे बजा रहे हो रात भर में, 70-80-90 डेसिबल की आवाज़ में जा रहा है, तो वहाँ पे परमिसेबल है क्या? नहीं। तो हॉस्पिटल के पास में कभी भी, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के पास में, हॉस्पिटल के पास में, कॉलेजेस के पास में कभी भी आपके ऐसे लॉन्च नहीं होंगे, मैरिज लॉन्च नहीं होंगे, ना ही होटल होंगे, ना ही गार्डन होंगे,
ठीक है। और इंडस्ट्रीज भी कहाँ होंगी आपकी? आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी, ठीक है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट? मतलब जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सपोज जैसे अगर मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, मैं खुद ही क्या हूँ, एक कंपनी का मालिक हूँ, तो मैंने अपना जो कैपिटल लगाया उसका मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या? नहीं। मैं खुद एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ शॉप में बैठ के, तो मैं अपनी सैलरी ले रहा हूँ क्या? नहीं। ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसी का अपोजिट होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सपोज जैसे मैं कंपनी में हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या सीईओ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ अपने लेबर को, पर मंथ सैलरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी फंक्शन हो रहा है मेरे उसमें तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो पैसा मुझको दिख रहा है, सैलरी का पैसा मुझको दिख रहा है, इंटरेस्ट जो मैंने लोन उठाया है बैंक से उसका पैसा मेरे को इंटरेस्ट देना है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, मेरे को वाटर का बिल भरना है, जो रॉ मटेरियल में लेके आ रहा हूँ उसका बिल मेरे को भरना है। तो जितने भी कॉस्ट मेरे को पता चल रहे हैं, आंखों के सामने दिख रहा है मोटा अमाउंट, वो क्या है मेरा? एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट हमको पता नहीं चलता, इम्प्लिसिट हमको पता नहीं चलता, एक प्रकार का हिडन कॉस्ट है, एक प्रकार का क्या है आपका? हिडन कॉस्ट है। इसमें लास्ट एक कॉस्ट रह गया था हमारा, इम्प्लिसिट हो गया, उसके बाद था आपका एक्सप्लिसिट। एक लास्ट कॉस्ट था हमारा जो रह गया था, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा कॉस्ट है, ठीक है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है, मैं सरकारी नौकरी में काम करता हूँ। इसके पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या था? प्रोफेसर था। इसके पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या था? प्रोफेसर था। उसके पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनने के पहले मैं सावधानी कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता था। भोपाल की एक कोचिंग क्लासेस थी, वहाँ पर मैं साइंस पढ़ाता था। उसके पहले मैं क्या था? मैं खुद एक स्टूडेंट था कॉलेज में, पर मैं होम ट्यूटर पढ़ाता था। पढ़ाना स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10th के बाद से मेरा पढ़ाना स्टार्ट हो गया। जब मैं 11th 12th में गया था, 11th 12th में जाने के टाइम पे मैं पढ़ाना चालू कर दिया था। जैसे मैं कॉलेज में गया तो मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाना चालू कर दिया था। फर्स्ट ईयर में था तब भी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, फिर बच्चे लोग को पढ़ाना चालू कर दिया धीरे धीरे। फिर क्या हुआ? प्रोजेक्ट बनाने लगा, तो असाइनमेंट होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, तो इनकम के लिए मैंने उनके प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे टॉपिक को डिलीवर करना है, अगर कमजोर बच्चा भी है तो उसको कैसे डिलीवर करना है। तो मैंने फिर क्या किया, होम ट्यूटर की जॉब छोड़ के किसमें आ गया मैं? आपके ये वाले जॉब में। फिर मैंने सावधानी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया। वहाँ से निकलने के बाद मैं कहाँ बना? एमटेक करने के बाद कहाँ पहुँच गया? अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो मैंने वाली जॉब क्या छोड़ दिया? मैंने कॉलेज के प्रोफेसर की जॉब छोड़ दिया और कहाँ आ गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अब जॉब कर रहा हूँ मैं। अगर मुझको इससे अच्छी कोई जॉब मिली रेवेन्यू इंस्पेक्टर के किसी की, तो मैं ये छोड़ के वहाँ चले जाऊँगा। उसके बाद मेरे को डिप्टी कलेक्टर की जॉब मिली तो मैं वो छोड़ के वहाँ चले जाऊँगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमेशा अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप वो अल्टरनेटिव चूज करते हो जो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप वो अल्टरनेटिव चूज करते हो जो सबसे क्या होता है? बेस्ट होता है। चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। आप मंडी गए, आप मंडी में गए, मंडी में आपने जो भी प्रोड्यूस किया, सपोज कॉटन चल रहा है, अभी आप कॉटन लेकर गए आपकी ट्राली भर के, ठीक है। अभी कॉटन का रेट चल रहा है 8,300 क्विंटल, 8,300 रुपये पर क्विंटल। मतलब 100 किलो कपास का कितना रुपए मिल रहा है आपको? 8,300 रुपये ये मेरे को मिल रहा है। सपोज मैं एक घर, मेरे को पता है मार्केट में ये रेट चल रहा है। एक दुकान वाला बोला कि भैया मैं तो 8,000 रुपये लूंगा, 300 रुपये पर क्विंटल माइनस हो गया, अपने 10 क्विंटल है तो सारा हिसाब लगाया तो 3,000 रुपये का कम हो गया, ठीक है। एक के पास गया, उसने बोला भैया मैं 7,500 ही लूंगा। एक ने बोला भैया 8,300 तो है पर मैं अभी माल थोड़ा सही नहीं आ रहा तो मैं भैया 8,100 रुपये लूंगा आपसे। एक ने बोला मैं 8,200 रुपये लूंगा, और एक धोखे से अपने को मिल गया, उसने बोला मैं 8,500 के हिसाब से ले लूंगा। तो आपके पास चॉइस कितनी है? 7,500 रुपये 8,500 तक। तो आप किसको दोगे? 8,500 ले को, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। आपको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है कि आप आपके लॉसेस को मिनिमम करते हो। अगर सपोज आपके पास कोई दो रॉ मटेरियल है, सपोज आपके सीमेंट है, एक सीमेंट आपका 300 रुपये का आराम बूझा, एक आ रहा आपका अल्ट्राटेक, और आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या करोगे? वो सीमेंट को लोगे जिसके रेट क्या होंगे मार्केट में थोड़ा कम। कभी कभी क्या होता है हम रेट को देखते नहीं है। सपोज जैसे मेरे को मेट्रो बनाना है तो मैं वो सीमेंट यूज करूंगा जो बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्योंकि मैं को कभी फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पे क्या देखूंगा? क्वालिटी चूज करूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जब आपके पास अल्टरनेटिव होता है किसी भी चीज़ को चूज करने का, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया समझ में? डालिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेडिंग डालिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग ऑनलाइन व्यूवर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लिखिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ, इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट
इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आगे समझ में। अगर आपके पास चॉइस है तो कभी कभी आप मनी को लेके चॉइस सिलेक्शन करोगे, कभी कभी आप क्या करोगे, आप कभी कभी क्वालिटी को लेके करोगे, डिपेंडिंग करेगा आपका आउटपुट क्या है, डिपेंडिंग करेगा कि आपका आउटपुट का गोल क्या है। ठीक है, हेडिंग डालो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TFC से। ठीक है, अब देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है। देखिए सपोज आपके पास 10 वर्कर काम कर रहे हैं, आपके पास क्या कर रहे हैं, 10 लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 लेबर काम कर रहे हैं, आपको पर मंथ उनको सैलरी देना है। सपोज मेरे को 5,000 रुपये पर लेबर सैलरी देना है, मतलब मेरे को महीने का 50,000 रुपये क्या देना है, सैलरी देना है। अब मैं उनसे 2 घंटे काम करूँ या 5 घंटे काम करूँ, मेरे को जो पर्टिकुलर काम कराना है 8 घंटे का उतना काम मैंने करवाना है। उससे ज़्यादा मैं काम कराऊंगा तो एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल, सपोज ये मेरी कोचिंग क्लासेस है, मेरा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है। सपोज इसका मेरे को रेंट देना है, सपोज से 5,000 रुपीज़ मेरे को क्या देना है, रेंट। अगर मैं कोचिंग क्लासेस वीक में 2 दिन लगाऊं तो महीने में कितने दिन लगाए मैंने, 8 दिन। तो 8 दिन मैं क्लासेस लगाऊंगा तो क्या मेरे से रेंट ओनर 5,000 रुपये से कम लेगा? अगर मैं पूरे के पूरे 30 दिन लगाऊंगा तो भी मेरे से रेंट वाला पैसा लेगा 5,000। हाँ, अगर मैं 1 दिन लगाऊं या 10 दिन लगाऊं मुझको फर्क पड़ रहा है क्या? क्लास में मैं 2 बच्चे बैठा लूँ या 50 बच्चे बैठा लूँ, मेरे को रेंट तो उतना ही पे करना है। तो ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। लिखिए, इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट, इट रिफर्स टू those costs which do not vary directly, we do not vary directly with the levels of output, we do not vary directly with the levels of output। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, रेंट ऑफ द ऑफिस, रेंट ऑफ द ऑफिस। तो ऑफिस का जो रेंट है आपका वो मंथली डिसाइडेड है, चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आपका रेंट ऑफ द प्रेमिसेस, जिस भी जगह पे आप रह रहे हो उसका रेंट, ठीक है, रेंट ऑफ द प्रेमिसेस। अब देखो टोटल जो कॉस्ट है इसके अलग अलग नेम है। जैसे इसी को क्या कहते हैं आपका, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट मतलब, और एक है आपका, इसी को कहते हैं आपका ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, फिर कहते हैं इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम भी क्या है आपका, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, एंड लास्ट आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्यों कहेंगे अनअवॉइडेबल, किसको, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ये कॉस्ट क्या है आपके, फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है शेड्यूल वर्सेस कर्व। हमको क्या पढ़ना है, शेड्यूल वर्सेस कर्व। सपोज मेरे पास कोई आउटपुट के यूनिट है, सबसे पहले आपके पास 2 चीजें होती है, क्या होती है, एक इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट। वेरी गुड। तो इनपुट आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, इनपुट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। आउटपुट आपका वेरी कर सकता है। यस सर। ठीक है, तो सपोज मेरे पास आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, आउटपुट मेरे पास क्या है, निकल के वेरी कर रहा है। किस में, कोई यूनिट्स में, मुझको नहीं पता कितनी यूनिट्स बना रहा हूँ। सपोज मैं क्रिकेट के बैट्स बना रहा हूँ, तो क्रिकेट के बैट पहले मेरे पास क्या थे, 0, फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीपल्स में भी होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एक दिन में एक बैट बन रहा है, फिर 2 3 4 5। अब टोटल कॉस्ट अपन देखते हैं, TFC। ठीक है, अगर मुझको रेंट देना है लेबर को, चाहे कुछ बैट बने या ना बने, तो मेरे को 10 रुपये पे करना है। एक बनेगा तो भी मेरे को कितना पे करना है, 10। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, मेरे को पे कितना करना है, 10। तो ये जो टेबल है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और आउटपुट का, इसको बोलते हैं शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल। हाँ, अब इसको देख के हमको क्या बनाना है, ग्राफ। और ग्राफ को बनाने के बाद हमको उसके आउटपुट को देखना है, उसके रिजल्ट को देखना है कि ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं अपन आउटपुट वर्सेस टोटल कॉस्ट का। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट इन यूनिट्स। ये क्या है मेरा, आउटपुट इन यूनिट्स। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे लेते हैं अपन 10 10। अभी ले लिया, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10।
तो हर जीरो पे जीरो की वैल्यू क्या है मेरी 10, सभी के लिए वैल्यू मेरी क्या है 10, ऐसी वैल्यू है मेरी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो मेरा TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वेरी गुड। तो पहला का क्या है मेरा जो TFC है ये पैरेलल है मेरा एक्स एक्सिस को। ठीक है, कांस्टेंट कहां पर है मेरा वाई एक्सिस। कांस्टेंट क्या है मेरा वाई एक्सिस पे। वेरी गुड। तो पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो पहले, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। लिखो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट remains same, they do not vary with output, they do not vary with output। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट। आउटपुट के साथ ही वेरी करेगा क्या आपका? नहीं, आउटपुट के साथ वेरी नहीं करेगा। वेरी गुड। ठीक है, अब ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, बनाइए, टेंशन नहीं है, बाकी टाइम पॉज रहेगा ना, उसको एडिट कर लेंगे अपन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उसको शेड्यूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्व। देखिए तो इसमें हमको क्या पता चला, कर्व के साथ साथ हमने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हमारा टोटल आउटपुट था और यहाँ पे क्या था हमारा TFC। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे एक्स एक्सिस के साथ हमारा TFC क्या था? पैरेलल था। लिखिए इसमें नोट करके, ये पॉइंट लिख लिया आपने। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट। लिखो इसमें TFC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो TFC इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। TFC इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। TFC कैसा है आपका? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। TFC इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, शोइंग दैट क्या शो कर रहा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपका? कांस्टेंट। showing that total fixed cost is constant, showing that total fixed cost is constant, it does not vary किसके साथ वेरी नहीं कर रहा? आपके आउटपुट के साथ। it does not vary with output। ठीक है केशव, समझ में आया? यस सर। है ना मैगी? प्रिंस? इजी है ना? ठीक है, it does not vary with output। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिखेंगे हम? TVC। वेरी गुड। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखिए। TVC और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वेरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वेरी with the level of output, with the level of output। ऐसा कॉस्ट जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल लिखना, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जांपल क्या होगा? पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका? वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हमने बोला पेमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। सपोज आज मैंने अंबुजा सीमेंट खरीदा, वो 300 रुपीज़ का है। आज मैंने अंबुजा सीमेंट खरीदा, वो कितने रुपए का आपका? 300 रुपये का है। एक वीक बाद इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 305 रुपये। ठीक है, फिर कितना हो गया आपका? 330 रुपये।
ज़्यादा लंबा पड़ता है। फिर अभी कोविड आ गया था, सीमेंट मिल नहीं रहा था, लोगों ने क्या किया, जाम करके रख लिया। सीमेंट था पर क्या करके रख लिया, जाम करके रख लिया और बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है। और ब्लैक में कितने का बिल है, 365, इवन 400 रुपये की बैग भी मिला आपका। तो क्या देखो, आउटपुट के साथ क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है पेमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका फिक्स था, रेट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, ठंडी के टाइम पे देखना, ठंडी के टाइम पे ऑटोमेटिकली आपके देखना गुड़ वाली चीज़ें महंगी, गजक आपका महंगा। गर्मी के टाइम पे गुड़ लेने जाओ सस्ता, तिल लेने जाओ सस्ता, तेल लेने जाओ सस्ता, गर्मी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ठंड के टाइम पे देखना कर्ड, दही, ताक में के रेट सस्ते, गर्मी के टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, महंगे। नींबू सस्ते, गर्मी के टाइम पे 10 रुपये का एक होता है। अभी टमाटर सस्ते, 5 रुपये के 2 किलो, 10 रुपये के 4 किलो। गर्मी में लेने जाओ 60 रुपये 70 रुपये के प्याज, ठीक। तो क्या होता है, डिपेंड करता है आपकी अवेबिलिटी में। अगर डिमांड और सप्लाई का प्रॉपरली मिलन नहीं है तो रेट आपके हाइप अप होंगे। डिमांड है, सप्लाई नहीं है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है, रेट आपके ज़्यादा होंगे। डिमांड है, सप्लाई भी है, तो रेट कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और डिमांड आपकी नहीं है और सप्लाई आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो रेट आपके सबसे नीचे। तो अभी क्या है, मार्केट में टोमेटो की डिमांड है क्या, सप्लाई बहुत है, रेट नीचे। गर्मी में सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, रेट पिकअप, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको लिखो, अदर नेम्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अदर नेम्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट क्यों, सपोज आपको पता है कि टमाटर 60 रुपये किलो हो गया, मत खाओ भाई, खटाई चाहिए तो नींबू डाल लो। आपको भी बोल रहा है क्या, 2 दिन नहीं खाएंगे। अभी ठंडी में तो टमाटर की चटनी खा रहे सभी लोग, खा रहे हैं ना, दाल चावल के साथ मिक्स करके। गर्मी में खा के दिखाओ, आप क्या करोगे, इसको अवॉइड करोगे, है ना, ठीक है। अभी जैसे पकौड़े खाते हो, गर्मी में खाते हो क्या, अवॉइड करते हो, अपने हेल्थ के साथ थोड़ी ना अपन लेंगे रिक्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो नीचे, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर incurred till there is production and becomes zero at zero level of output। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। TVC are incurred till there is production and become zero at zero level of output। इसको समझने के लिए हमें इसका ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले लिखिए शेड्यूल। शेड्यूल क्या होगा आपका, शेड्यूल मतलब वो आपका टेबल, शेड्यूल आपका टेबल। तो ठीक है, शेड्यूल बनाते हैं हम। पहले लिखना आउटपुट, आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। तो आउटपुट वही लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब आपका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका यूज करेगा, 0 के लिए 0, इसके लिए आपका 2 5 10 20 30 40 ऐसा वेरी करके आपका। अब हमको बनाना है इसका क्या, ग्राफ, हमको बनाना है अब ग्राफ। तो आउटपुट कहाँ था आपका, एक्स एक्सिस में। आउटपुट कहाँ पे था, एक्स एक्सिस में था आपका। और ये जो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस में आएगा आपका, वाई एक्सिस में, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस में आएगा आपका, वाई एक्सिस में। चलो अब प्लाट करते हैं, क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखना है यहाँ पे 0, ठीक है। इसको अच्छे नंबर लिखते हैं मेरे को, 5 10 15 20 25 30 इक्वल रखते हैं, ठीक है। 5 10 5 10 15 20 25 30, ठीक है। देखिए अब देखिए पॉइंट 1 पे एट आउटपुट नंबर 1 यूनिट पे आपका TFC कितना था, 5। आउटपुट नंबर 2 पे TFC कितना था आपका, 10। आउटपुट नंबर 3 पे 15। आउटपुट नंबर 4 पे 20। आउटपुट नंबर 5
बढ़ते जा रहा है आपका, फिर 30। तो ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है आपका, ऐसा चलते जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एस शेप में। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू वेरिएबल कर सकती है, ये तो मैंने सिर्फ आपका एग्जांपल लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। सपोज अगर मैंने बोला यहाँ पे ऐसी वैल्यूज होती, इसको ऐसे रहने दो, सपोज आपकी वैल्यू होती है ऐसी 5, 12, 14, 18, 24, तो ग्राफ कैसा आता पता है आपको, ऐसा लहराते हुए, ऐसा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेड एस शेप। ये इंपॉर्टेंट है और ये फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन माइक्स नहीं करेगा, ठीक है। सपोज अगर मैं चलो एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, 1 पे सपोज 10 आ रहा, 2 पे कितना आ रहा है 15, 3 पे 18, 4 पे 24, ठीक है। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 12, 18, 24। अब पूरा ही डिस्टॉर्टेड कर दिया अपन ने 30, ठीक है। देखो पूरा के पूरे फिगर ही मैंने बदल दिए। अब कैसे ग्राफ बनेगा देखते हैं इसको। तो 1 के लिए कितना है आपका 2, ये यहाँ कहीं होगा छोटा सा। 2 के लिए कितना है 12, ये ऊपर होगा यहाँ पे 10 के ऊपर में। 3 के लिए कितना है अपना 18, 15 के ऊपर होगा यहाँ पे 20, 20 के बाद इधर। फिर क्या होगा 4 के लिए कितना है 24, 24 से 25 से एक नीचे होगा यहाँ पे। 5 के लिए कितना है आपका 27, तो ये हो गया 25 के ऊपर आपका 27। और 6 के लिए कितना है 30। वेरी गुड। अब देखो ग्राफ इसका आ गया ग्राफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका इन्वर्टेड एस शेप। कैसा है आपका ग्राफ? इन्वर्टेड एस शेप, उल्टा एस शेप। मतलब ऐसा ऐसा होता है ना आपका, इसको हल्का सा ऐसा कर दो, मतलब इस टाइप का एस बनाते ना अपन, तो उल्टा एस बना दो, ऐसा दिख रहा, इन्वर्टेड एस शेप। और ये फॉलो क्या करता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आईएमपी क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसका कर्व कैसा होता है? इन्वर्टेड एस शेप। लिखिए। और यहां पे एक चीज याद रखना, यहां से जो आपका चालू होता है ना 0 इक्वल टू 0, ग्राफ आपका यहां से चालू होता है। ऐसा ग्राफ कहां से चालू होता है? 0 से। क्यों? क्योंकि हमने तो देखा ना 0 इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसमें नोट पॉइंट करके लिखना, द वैल्यू ऑफ टीवीसी, द वैल्यू ऑफ टीवीसी इज 0 एट 0 आउटपुट। क्या होगी? द वैल्यू ऑफ टीवीसी इज 0 एट 0 आउटपुट। मतलब 0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी? पूरी की पूरी 0 होगी। ये आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना कि टोटल वेरिएबल में क्या होता है आपकी वैल्यू 0 थी, पर वहां पे ऐसा था क्या? नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में चाहे आपका आउटपुट 0 था या 1 था या 50 था या 100 था, आपकी वैल्यू कांस्टेंट थी। आपकी वैल्यू कैसी थी? कांस्टेंट। ग्राफ ऐसा था। अभी कैसा ग्राफ हो रहा है? एस शेप पे जा रहा है, इन्वर्टेड पे। 0 से स्टार्ट होके ग्राफ आपका चलते जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। इसमें नीचे लिखो, द कर्व इज, लिखो इसमें, द कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। द कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। द कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। अब नीचे लिखो, इट इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। देखो इधर, यहां पे देखिए ध्यान से, इनिशियली क्या हो रहा है? देखो 0 से लेके 2 तक की वैल्यू के बीच में इसका इंक्रीजिंग रेट देखो, इंक्रीज तो हो रहा है पर कैसा? डिक्रीज। देखो बहुत कम वैल्यू से दिख रहा है, और जब इंक्रीज होना चालू हुआ तो फिर जल्दी से इंक्रीज हो रहा है। तो लिखो, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। Later it increases at increasing rate. 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 ठीक है। तीसरा हेडिंग डालो, टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है? दोनों को हमको क्या करना है? प्लस। दोनों को क्या करना है हमको? प्लस। ये वाला ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का।
क्वेश्चन ही आता है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको इस क्या क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है सीखने के लिए, बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर मेरे को 3 सब्जेक्ट दिया जाए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग, तो इकोनॉमिक्स को चूज करूंगा, उसके बाद बिजनेस को। ठीक है, देखो इधर टोटल कॉस्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? टीसी। इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लिखो, इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखिए, अब ये ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको बहुत सी चीजें काम की पता चलने वाली है। यहां पर क्या होता है हमारा? आउटपुट। वेरी गुड, आउटपुट इन यूनिट्स। और ये कौन सा एक्सिस है हमारा? एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये कौन सा यूनिट है हमारा? वाई एक्सिस है, जिसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, एक्सिस और कोऑर्डिनेट। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा? टोटल कॉस्ट भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है। ठीक है, वैल्यूज नहीं लिख रहा मैं, ग्राफ देखते हैं अपन। तो पहले हमने क्या देखा था कि हमारा ग्राफ जो था, एक कांस्टेंट आ गया हमारा, किसके लिए? टोटल कॉस्ट के लिए। ग्राफ कैसा आ गया हमारा? कांस्टेंट। दूसरा ग्राफ कहां से गया मेरा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा ग्राफ कहां से आ गया मेरा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आया समझ में? ऐसे ग्राफ था हमारा, इन्वर्टेड एस शेप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमको बनाना है टोटल कॉस्ट का ग्राफ, सॉरी टीएफ, सॉरी ये माय फॉल्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब मेरे को किसका बनाना है ग्राफ? टोटल कॉस्ट का। अब देखो टोटल कॉस्ट का क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इनका ग्राफ चालू होता है यहां से, ये टोटल कॉस्ट। ये कौन सा है आपका? टोटल कॉस्ट। ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज इक्वल। वाई, ये क्वेश्चन पूछता है, वाई इक्वल, हाँ लास्ट पॉइंट तक इक्वल। हमेशा इन दोनों के बीच का ग्राफ जो होगा आपका वो इक्वल होगा। द ग्राफ बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल। वाई, ये क्वेश्चन पूछते हैं वाई। क्वेश्चन है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का ग्राफ हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा, और मैं बोलूं तो इक्वल डिस्टेंस होगा। और अगर ये ग्राफ मेरा ऐसा कर्व में नहीं होता तो मैं बोलता पैरेलल भी होगा। सब वर्ड यूज कर सकते हैं आप एनाटॉमिकली, सभी वर्ड्स को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। बिकॉज उन दोनों के बीच में पापा जी बैठे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाले, ये कांस्टेंट बैठे हैं, तो वो दोनों भाई को ध्यान से रखते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों के बीच का ग्राफ इक्वल है बिकॉज हमारे पास उसके बीच में एक लाइन है जो कौन सी है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, जो आपकी क्या करेगी? कांस्टेंट है, इसलिए हमारे बीच का दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पूरा कॉस्ट का हमने। कॉस्ट के बाद हमने ग्राफ पढ़ लिया, आपके शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट भी पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी पढ़ लिया। अगर मैंने बोला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो लाइन कैसी मेरी? कांस्टेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन कैसी है मेरी? इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप। और टोटल कॉस्ट की लाइफ मेरी लाइन सिंपल है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो कल हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज़ हिट करिए, सो दैट आपको लेक्चर्स प्रॉपर्ली मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू।